नमस्कार मित्रों, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर कलानाथ मिश्र आप सबों का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिंह जी, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं और आज अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय में भी पत्रकारिता के विशेषज्ञ के रूप में वहाँ विराजमान हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर और बात करते हैं आचार्य दिनेश बाबू से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर, मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस रूप में याद किया जाए, ये बड़ा ही कठिन है, क्योंकि कोई ऐसा इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका हुआ है, इतना विशाल व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी को चलना सिखाया, नवजागरण की बिगुल बजाई जिन्होंने, और जो मात्र एक भाषाविद तो थे ही, भाषा वैज्ञानिक थे, भाषा का संस्कार किया उन्होंने, इतिहास वेत्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। साथ ही अर्थशास्त्र पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है, सामाजिक जागरण पर, नारी के विशेष स्वरूप पर उन्होंने बहुत सारे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें कि उन्होंने काम किया, और स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है अलख जगाने में। तो मैं चाहता हूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनकी जो सबसे बड़ी देन कही जा सकती है वो ये है कि भारतेंदु युग में जो साहित्य की रचना हो रही थी वो एक ढंग से अनगढ़ थी, जिसको जैसे मन में आ रहा था छंद में लिख रहा था, कोई अवधि में लिख रहा था, कोई ब्रजभाषा में लिख रहा था। तो उन सबों को द्विवेदी जी ने ऐसा किया कि उसको व्याकरण शास्त्र से जोड़ा। व्याकरण को उन्होंने एक शास्त्र माना, और व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा पर अनुशासन करे। तो उन्होंने उस भाषा को अनुशासित किया, और इसलिए उनका व्यक्तित्व इस रूप में सर्ववरेण्य माना जा सकता है। जी, भाषा के विकास में तो और उसके अनुशासन का तो बताया आपने, उन्होंने तो काम किया ही बहुत बढ़ चढ़ के। उनका मानना यह भी था कि भाषा में परिवर्तन तो होगा ही। उन्होंने रामविलास शर्मा ने लिखा है कि यदि वो कह रहे हैं कि जिस रूप में यदि आज पाणिनि का व्याकरण है, अष्टाध्यायी है, तो आज संस्कृत यदि भाषा रहती तो उसमें भी उस रूप में परिवर्तन हो गया रहता। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से देश में एक अलख जगाने की बात रही। और हम लोग एक आपसे इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि हम लोग एक जो धारणा बहुत लोगों ने बना दी है, बहुत लोगों ने लिखा है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद एक जागरण, नई हवा चली पाश्चात्य की, और उससे लोगों में एक जागृति आई। वैसी बात तो नहीं है। मैंने तो देखा है कि एक अवसाद ही भरा अंग्रेज़ों ने। तो यह तो 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 का संग्राम, और उसके बाद भारतेंदु 10 वर्ष के बाद, ठीक 1857 के बाद 1868 में भारतेंदु आते हैं, और भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की, और उसमें देश की जो स्थिति थी उस पर उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। और उसके बाद आते हैं तीसरा जो जागरण हम देख रहे हैं, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्रकारिता से देख रहे हैं। आप पत्रकारिता के एक विशेष विद्वान हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी पत्रकारिता पर आप वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो किया, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने भाषा को संवारा जी। और उसका प्रकाशन काल जो उन्होंने शुरू किया वो 1903 से लेके 23 तक रहा। हाँ, 20 और 23 तक रहा। और उस पीरियड में, उस समय में, उस अवधि में जो एक से एक बड़े से बड़े लेखक
उस समय के थे, जी। उन सबों की रचनाओं को उन्होंने संशोधित, परिवर्धित किया जी। और उसको भाषा का एक नया रूप गठित करना, एक ढंग से उसको कहें कि एक मास्टर की तरह सिखलाया। जी। 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 उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहें, हाँ। श्याम सुंदर दास जी को कहें, जी। या पन्नालाल जी को कहें, जी। ये सारे के सारे लेखक, जितने सारे लेखक हुए, जी। उन सबों की भाषा को उन्होंने सुधारा, परिमार्जित किया। परिमार्जित किया। जी। ये द्विवेदी जी की सबसे बड़ी देन है। दूसरी चीज़ आप देखें कि द्विवेदी जी के उस समय में जिस पत्रिका का संपादन वो कर रहे थे, बहुत सारे रचनाकार थे जो भारतेंदु के युग से ही लिखते आ रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र हैं, हाँ। या फिर आप लीजिए कि इनके समय में राधा कृष्ण दास। हाँ, अब राधा देखिए कृष्ण कैसे कैसे दिग्गज लोगों ने वो सरस्वती पत्रिका में वो था, इतना ही पंडित नहीं, राधाचरण मिश्र जी। गोस्वामी, माधवराव सप्रे, ये हाँ। सारे लोग, रामचंद्र शुक्ल का नाम आपने लिया ही, नाथूराम हाँ। जी लिख रहे थे, हाँ। बहुत सारे विद्वान ऐसे लिख रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि देखिए वो निराला जैसे रचनाकार जी। ने जब सरस्वती पत्रिका में अपनी रचना भेजी थी जूही की कली छपने के जी। लिए, जी। तो उसको भी उन्होंने रबड़ छंद और केचुआ छंद कह करके वापस कर दिया जी। था, जी। छापने से इनकार कर दिया था। जी। यानी भाषा का जो एक व्याकरण होता है, जी। जिसमें वो बंद करके होना चाहिए, जी। और छंद को किस रूप में होना चाहिए, वो रचना में होनी चाहिए, और ये उन्होंने द्विवेदी जी ने बतलाया। और इसलिए उन्होंने, हालांकि बाद में जूही की कली बड़ी प्रसिद्ध रचना हो गई, जी। जी। और उसमें उन्होंने उस रबर छंद और केचुआ छंद को उन्होंने एक अलग से मुक्त छंद नाम ही दे दिया। जी। लेकिन द्विवेदी जी ने उसको छापने से इनकार कर दिया था। जहाँ तक द्विवेदी जी भी तो बाद में ये कह रहे थे कि रीतकालीन अलंकार और छंद जो था, हाँ। उससे उन्होंने चर्चा की थी कविता को आगे निकलना चाहिए, और कविता में जब तक अलंकारिकता पर जोर रहेगा तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है कविता की वह पीछे रह जाएगी। ये उनका एक मान्यता उनकी भी थी। हाँ, उनका यह दृष्टिकोण था, क्योंकि अलंकारों में बंध करके बिल्कुल कविता नहीं लिखी जा सकती जी। है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यह मान्यता थी, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं, आपने निराला जी के जूही की कली जिसको कि वापस कर दिया था द्विवेदी जी ने, और निराला ने उसके बाद भी, देखिए ये श्रेष्ठता होती है रचनाकारों की, निराला ने उसके बाद भी द्विवेदी जी के लिए जो कहा है वो मैं श्रोताओं को पढ़कर सुना देता हूँ कि हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ संपादक और समालोचक माना है उन्होंने द्विवेदी जी को। वो कहते हैं आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं, केवल यही नहीं रुकते हैं, आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं, विधाता हैं, वे सर्वस्व हैं, वह राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्होंने लोग उन्हें आचार्य कहते हैं, वो वास्तव में आचार्य हैं। इस तरह से, और हिंदी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका अधिकांश श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। हाँ, तो आज जिस खड़ी बोली के रूप को हम देख रहे हैं वो तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही देन है जी, दूसरे की देन तो है नहीं। और सर द्विवेदी जी आरंभ में अपनी भी जो हिंदी लिखते थे, बात में तो में वो हलंत डालते थे। हाँ, तो में हलंत। वैसे ही कई ऐसे शब्द थे, ई में, ए में यदि मान लीजिए बहुवचन है तो ए के ऊपर में लिख करके देते थे। बहुत लोगों ने इस पर मजाक भी उड़ाया कि ऐ क्यों लिखते हैं। वो ए के ऊपर भी एकार शुरुआती दौर में जो उनकी आप पढ़ेंगे चंद्रबिंदु देते थे। हाँ, अब आप पढ़ेंगे निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के शुरुआती दौर की सरस्वती में भी। तो उन्होंने बाद में ये जो लेखन उनकी अपनी भी पद्धति थी, उसमें भी परिमार्जन किया। यह नहीं कि दूसरों की जो रचना, हिंदी के लिए एक विशेष स्वरूप का निर्धारण, एक मानकीकरण का काम सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने शुरू किया, और देश में अलख जगाने का काम, जो साहित्य में मैं कहूँ कि समाज सुधार और एक जागरण का काम अधिक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से किया। तो इस पर मैं सरस्वती के माध्यम से किया। और सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है कि मैट्रिकुलेशन तक जब उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद में वो नौकरी वो करने लगे रेलवे में रेलवे में जी,
और लेकिन स्वाध्याय को उन्होंने नहीं छोड़ा जी और उसी स्वाध्याय के बल पर में उन्होंने भाषा की रचना की। भाषा की रचना हम इसलिए कह रहे हैं कि गठन ही नहीं किया बल्कि भाषा की रचना की। जी। और इस रूप में द्विवेदी जी का नाम स्मरणीय रहेगा। उन्होंने रेलवे में नौकरी की थी और वहाँ भी से उन्होंने जो त्यागपत्र दिया काम करने के बाद, हालांकि उनके कार्य की दक्षता को लेकर के पदोन्नति काफ़ी हुई, रेलवे इंस्पेक्टर तक बने वो। हाँ। और चीज़ों को सीखा और वहाँ भी मेहनत करते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि उनके मातहत जो लोग कार्य कर रहे थे, कर्मचारी थे, और उनके हक को उनसे यानी कि ओवर टाइम का मामला हो, अधिक देर काम कराना हो, उसका दबाव हुआ कि द्विवेदी जी उस पर दे के काम लें। और यह बात द्विवेदी जी स्वतंत्र व्यक्तित्व के आदमी थे, उनको पसंद नहीं आई। और हाँ, उनको ऐसा आदेश उनके ऑफिसर्स ने दिया था कि सबको 8 बजे से लेकर के और 5 बजे तक काम करना है। तो उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि मैं तो कर लूँगा, हाँ। लेकिन मैं दूसरों पर दबाव नहीं दूंगा। और इसीलिए उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद निश्चित रूप से उनकी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ। और इसमें उनकी पत्नी का बहुत सहयोग रहा। हाँ। और बाद में वो सरस्वती पत्रिका में वो आते हैं आरंभ 1903 में, जैसा आपने बताया। लेकिन इस बीच में द्विवेदी जी ने एक जगह लिखा है कि शुरुआती दौर में उन्होंने तरुणोदय और सुहाग रात के नाम से 2 रचनाएं लिखी थी। और उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि वह रचना मेरी पत्नी के हाथ लग गया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बाद जो मुझे जितना कुछ सुनाना था वह तो सुनाया ही, और उसके बाद आजीवन कारावास दे दिया उस दोनों रचनाओं को। उन्होंने कहा कि यह लिखित। मुझे लगता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में जो द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है उसमें उनकी पत्नी का सहयोग सदैव रहा। बिल्कुल। और कष्ट के दिनों में जब ब्रिटिश सरकार ने पुनः उनको बुलाया, क्योंकि काम गड़बड़ाने लगा रेलवे में नौकरी के लिए, तो ये जाकर के अपनी पत्नी से इन्होंने मशविरा किया। तो पत्नी ने इनको कहा कि थूक फेंट कर भी कोई चाटता है फिर भला, अरे आप जहाँ हैं कीजिए, घर चल जाएगा। तो इस तरह से द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पत्नी का भी, और स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण था, पत्नी का तो छोड़ दीजिए, द्विवेदी जी का संपूर्ण स्त्रियों के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, उनके अध्ययन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बहुत उदार द्विवेदी जी का दृष्टिकोण रहा। हाँ, द्विवेदी जी वो सिर्फ वो पत्रकार ही नहीं थे जी, आलोचक थे, रचनाकार थे, जी, नाटककार थे, कहानीकार थे, यानी साहित्य की अन्य विधाओं में भी द्विवेदी जी की पैठ है। जी। और इसीलिए उन्होंने जो अनुवाद किया है जी, वो लगभग दर्जन भर पुस्तकों का, जैसे कुमार संभवम का, मेघदूतम का, संस्कृत के बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया। और लगभग 50 निबंध उन्होंने लिखे हैं। जी। वे बंगला के ज्ञाता थे, मराठी के ज्ञाता थे, हिंदी के तो थे ही, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। अनेक अंग्रेजी ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है और लिख के किया है। और विभिन्न विषयों पर सरस्वती में जो उनकी टिप्पणी आती थी, संपादकीय के अतिरिक्त जो वो टिप्पणी करते थे, उसका बहुत महत्व रहा है कई विषयों पर, बहुत महत्व रहा। इसीलिए हिंदी के प्रखर आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा वो कहते हैं कि भाई सरस्वती जातीय पत्रिका मानते हैं उसको, जातीय पत्रिका थी। और दूसरा, नव जागरण का अग्रदूत, वो कहते हैं आरंभ तो हुआ साहित्य से, लेकिन नव जागरण के अग्रदूत के रूप में सरस्वती पत्रिका प्रतिष्ठित हुई। और वो भारतेंदु के युग में हिंदी नई चाल में ढली, जी, यह बात सही है जी। लेकिन नवजागरण का जो रूप आया जी, वो तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय से आया। हाँ, ये भारतेंदु ने जैसे उस समय में लिखा, आवहूँ सब मिल रोबहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इस तरह की जो रचनाएं थी, तो मैंने देखा है कि उस समय में स्वतंत्रता को लेकर के अंग्रेज़ों का जो प्रताड़ना था, तो उसको लेकर के एक दुख का वातावरण था, क्षोभ व्यक्त किया है लोगों ने, लेकिन आक्षेप नहीं किया है। वो प्रहार किया है द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी के आने के बाद आप देखें कि तेवर बदल गया है। और एक चीज़ और है कि उसमें तिलक आ गए थे, और ये चर्चा हुई थी बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इस तरह की बातें आई थी।
और उसको लेकर के एक नवीन जो यह जागरण का जो सूत्रपात था वो हुआ, और उसको द्विवेदी जी ने अपने विभिन्न लेखों से, सरस्वती के विभिन्न लेखों से आगे बढ़ाया। हाँ, ये तो देखिए एक इसका एक कारण यह हो सकता है कि ये तो युग में तो परिवर्तन होता ही है। जी। अब एक युग का लेखक जो लिखता है दूसरे युग में भी वैसे ही वो लिखे, यह कोई आवश्यक नहीं होता है। इसलिए उस समय जो भारतेंदु के समय में जो रचनाएं थी वो सिर्फ वो उदाहरण के रूप में रचनाएं होती थी। और उन्होंने सबसे पहले रचना में नवजागरण का स्वर दिया और उसमें विरोध का स्वर दिया जी। कि चूँकि वो स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की मांग भी उठ रही थी, नवजागरण शुरू हो गया था समाज में भी जी। और जन जन की चेतना में भी परिवर्तन हो रहा था। तो साहित्य तो चेतना उन्मुख होता है। जी। जो समाज की जो चेतना होती है उसको रचनाकार अपनी रचनाओं में निवेदित करता है, लिखता है, उसको ढालता है, और उसी में या तो कोई रचनाकार हूबहू वैसे का वैसे लिख देता है और कोई उसमें अपना विरोध का स्वर सम्मिलित करता है। और द्विवेदी जी ने यह बतलाया कि साहब हम नवजागरण सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये नई चीज़ आ रही है, बल्कि हम एक नवजागरण में से ये नए जागरण की शुरुआत विरोधी स्वरों के द्वारा हम करना चाहते हैं। चाहे वो विरोध छंदों का विरोध हो, चाहे वो विरोध समाज में गलित जो परंपरा है उसका विरोध हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो है उसका विरोध हो, चाहे दहेज प्रथा हो उसका विरोध हो। तो समाज में जितने प्रकार के विरोध होते हैं उन सबों को एक नवजागरण के रूप में उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया। इस रूप में द्विवेदी जी श्रेष्ठ हैं और स्मरणीय रहेंगे। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में जो लेख छपे हैं विभिन्न मुद्दों पर, एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हाँ। कि 1915 में सरस्वती में कृष्णानंद जोशी जी का एक निबंध आया था और उसका था भारतीय किसान शीर्षक से, और उसमें उन्होंने भारतीय किसान की दुर्दशा, ज़मींदारों द्वारा होने वाले शोषण की बात, और वो उनका मानना था कि ये सारा पैसा जो भी कमाता है, जो उपजाता है, वो भूखे मर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात द्विवेदी जी के संवेदना, और इस तरह के कई लेख उन्होंने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की, जो कि उस पर एक अलग से ग्रंथ भी लिखा सकता है। बहुत काम किया है रामविलास शर्मा वाले ने, फिर भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कभी बहुत अधिक काम करने की उस पर आवश्यकता है। और 1913 ईस्वी में सरस्वती में सत्यशोध के नाम, सत्यशोधक के नाम से उन्होंने निबंध लिखा, और उसमें संपूर्ण जो भारतीय स्थिति थी या अर्थशास्त्र की स्थिति थी, और बल्कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र पर भी पुस्तक संपत्ति शास्त्र के नाम से उन्होंने लिखा, और उसके कई सरस्वती के अंक में उन्होंने उनकी जो धारणाएं थी अर्थशास्त्र के संबंध में, और किस तरह से एक चक्रव्यूह के तहत भारतीय किसानों को ठगा जा रहा था, वो खाली रह जा रहे थे, और उद्योगीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा भारत में, इस पर उन्होंने विचार विमर्श किया था। तो इस संबंध में हम चाहेंगे कि आप अपने विचार। हाँ, वो देखिए एक किसी लेखक ने द्विवेदी जी के विषय में एक जगह लिखा है कि जो परंपरागत लेखन में जो शुष्कता आई हुई थी उसको द्विवेदी जी ने अपनी भाषा के मेघ से सिंचित किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए कि भाषा में नयापन जो होता है, कोमलता जो होती है, और उस मेघ के बूंदों से जो सिंचित होकर के पौधे जो पनपते हैं, तो इस तरह से भाषा पनपी, नई भाषा पनपी। तो द्विवेदी जी इस तरह के, अब देश का धन देश में ही रहे,
इस पर उन्होंने चर्चा की। अब 1917 में एक भारतवर्ष का कर्ज नाम का निबंध उन्होंने प्रकाशित किया, और जो अत्यधिक महत्वपूर्ण उस समय के दृष्टि था कि भारतवर्ष का जो पैसा, अब इनका कहना था कि इंग्लैंड में भी जो लोग यहाँ के पदाधिकारी रिटायर करके चले जाते थे तो उन पर भी जो खर्च होता था वो भारतवर्ष से ही जाता था, मिलिट्री का खर्चा हो जो भी हो भारतवर्ष से जाता था। तो इन बातों की ओर द्विवेदी जी ने ध्यान दिया और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इन बातों का उजागर किया। अब 1914 में एक देश की बात द्विवेदी शीर्षक की टिप्पणी लिखी थी, उसमें उन्होंने सुधारवादियों के जो देशभक्ति थी, उनकी जो देशभक्ति की दृष्टि थी, उस पर भी आक्षेप किया था। हाँ, देखिए मिश्र जी, आपने जो अभी जो चर्चा की कि वो विदेश में जो पैसा चला जाता था, तो ये तो इस रूप में आज भी प्रासंगिक है जी, और इस रूप में द्विवेदी जी आज भी जी प्रासंगिक हैं जी जी कि साहब इतने वर्ष पहले द्विवेदी जी ने इस बात की परिकल्पना कर ली थी जी, जो आज हम कर रहे हैं जी, और जिस पर आज विचार किया जा रहा है, तो उस रूप में वे सर्वथा नवीन भी रहेंगे। द्विवेदी जी का जो जितना भी विरोध या रहा या अपने देश के संवारने की बात रही, औद्योगिकरण की बात रही, इन सभी दृष्टियों से मैं देखता हूँ कि उनके बल्कि सुधार का बात था, उसके लिए कई बार उनका लोगों ने आलोचना भी की द्विवेदी जी पर, कई रचनाकारों पर ये भी था और उन्होंने आलोचना भी किया। और लेकिन द्विवेदी जी, ये उनका जो द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ जो है उसमें लक्ष्मी प्रसाद पांडे ने इस बात की चर्चा की है और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, दूसरे की रचना को सुधारना बड़ा नीरस काम होता है, लेकिन द्विवेदी जी ने बहुत ही मनोयोग से, और वो ऐसा काम है जिसमें श्रेय जो है आपको मिलने वाला नहीं है, तब भी एकांत साधक की तरह उन्होंने हिंदी भाषा के परिष्कार के लिए, उसके संस्कार के लिए उन्होंने वह काम किया, उसकी एक रूपता, उसके मानकीकरण को उन्होंने बढ़ाया, और यह मात्र द्विवेदी जी ही कर सकते थे, ऐसा वो द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि साधक तो वही है जो अपने का शोधन करे, परिशोधन करे। जी, सर्वप्रथम वो अपने को शोधित करेगा जी, तभी वो दूसरे का शोधन पर अधिकार जमा सकता है। और इस रूप में द्विवेदी जी ने अपनी भाषा को पहले परिशोधित किया जी, और तब उसका रूप दूसरे पर उन्होंने लागू। बहुत अच्छा, ये उनका बहुत बड़ा अवदान है, वो यह बहुत बड़ा अवदान है उनका। तो द्विवेदी जी में सबसे बड़ी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हर विषय को ले लीजिए, चाहे भाषा शैली की दृष्टि हो, विषय वस्तु की दृष्टि हो, केवल भाषा की दृष्टि से नहीं, विषय वस्तु के दृष्टि से भी। अब जैसा भी मैंने आपको कहा, सरस्वती में सब तरह के विषय पर लेख उन्होंने लिखवाया भी और उसे प्रकाशित भी किया, जबकि उस ज़माने में वो स्वतंत्रता उस रूप में नहीं थी। अब इसकी चर्चा कई जगह हुई है कि ब्रिटिश सरकार में सब कुछ लिख सकें, इस तरह के कई काव्य कविताएं भी लिखी गई जिसमें यह दुख व्यक्त किया गया है रचनाकारों के माध्यम से कि उस समय में ये स्थिति नहीं थी कि आप जो मन में हो खुल के लिख सकते हैं। तब भी उस ज़माने में यह हिम्मत दिखाना, ये मुझे उन पत्रकारों का याद दिलाता है जो पत्रकार निर्भीकता के साथ और अपने भारत की जनता में एक जागरूकता, स्वतंत्रता के लिए पहल करना, ये एक बहुत बड़ी बात उनमें रही है। और संधि योजना वगैरह जितने भी थे भाषा के, उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। हिंदी के नवीनता का बोध कराया, ये सब उनमें हुआ है। और भारतेंदुकालीन जो रचनाएं थी उसका परिष्करण भी बाद में द्विवेदी के युग में होता है। तो इस तरह से भाषा के क्षेत्र में तो द्विवेदी जी ने बड़ा काम किया ही, और उनके जो आलोचना पद्धति है उस पर हम चाहेंगे कि द्विवेदी जी एक बहुत बड़े आलोचक थे, अनुवादक की के रूप में द्विवेदी जी की चर्चा हुई। आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी का जो अवदान है उस पर आलोचना के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान कहा जा सकता है जी कि आलोचना में जिस प्रकार से या तो लेखक की जो लिखी हुई बातें हैं उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या आउटराइट उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं जी। तो द्विवेदी जी ने जो यह मार्गदर्शित किया कि साहब रचना जैसी है
वैसी ही उसको हम आलोचना के रूप में रखें, उसको वैसे ही हम देखें, जी, तभी वो सही आलोचना प्रकार, हो सकती है। हमने आलोचना का उन्होंने मापदंड दिया जी इस रूप में, जी ये नहीं कि सो आलोचना में कोई लेखक के कुछ लिख दे और उसका अगर वो हमारा बहुत नज़दीकी है तो हम उसकी प्रशंसा कर दें जी। कि इसकी रचना बहुत बड़ी है। और इसीलिए मैंने पहले भी चर्चा की, इसीलिए उन्होंने जूही की कली जैसी रचना, निराला की रचना को वापस कर दिया। इस प्रकार हमने अभी महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। उन पर चर्चा करने के लिए समय तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब राष्ट्रीय भावना, रूढ़िवादिता का विद्रोह या फिर नारी का उत्थान, मानवतावाद, नैतिकता, आदर्शों का पालन और सचेतनतावाद, इतिवृत्तात्मकता से अलग हटकर साहित्य को आगे बढ़ाना, सभी दृष्टियों से, आलोचना की दृष्टि से हो, जागरण, सामाजिक जागरण की दृष्टि से हो, द्विवेदी जी आज भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोगों ने द्विवेदी जी पर चर्चा की, आप यहाँ आए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।